Good morning, good afternoon, good evening to all. Hi, I welcome you all on the Vidyasagar online classes. आज हम लोग का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, जैसे आप लोगों को पहले बताया गया था कि पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। आज एक पार्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो प्रीएम्बल्स के जो पॉइंट है उसको फिर मैं सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो आज का हम लोग का मोटिवेशनल जो कोटेशन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, थक कर या हार मान कर मत रुक जाना मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आज मोटिवेशन कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक आज जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये दो पार्ट में आने वाला है, आपको जैसे बताया गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो पहले ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, बट मैं पहले ये आपको डिस्कस करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों होगा, किस चीज के लिए बना होगा, उसका हिस्ट्री क्या होगा। हिस्ट्री से मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाने, बट कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत क्यों होगा। ठीक है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, जैसे आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस जैसे ही मिली हम लोग को, ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली, तो कुछ हम लोग को गवर्नमेंट अब लगाना था, डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट बनी हम लोग की। तो हम लोग का था कि कुछ की पॉइंट, जैसे कोई भी देश चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई चीज नहीं चलती। जैसे एक क्रिकेट की गेम भी खेलनी पड़ेगी तो हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा। हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि क्रिकेट में कैसे खेली जाएंगी, क्या होगा, अंपायर होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, रन आउट होगा, एलबीडब्ल्यू होगा, जितने भी डकवर्थ डूस मेथड होंगे, सबके रूल के हिसाब से। अगर आप कोई रूल मेंशन नहीं करेंगे, कल परसों क्रिकेट खेलते खेलते उसी बॉल से फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना, वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी खेलना स्टार्ट कर देंगे कल परसों, है ना। तो उसी तरह अगर बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई चीज नहीं चलती। तो मैं आपको ज्यादा मतलब डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। स्टार्टिंग का यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को पहले बनाए गए, फ्रेम किए गए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठाए गए, वो सारी चीज मैं पीछे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स के साथ कोई भी चीज चलेगी तभी कोई भी कंट्री डेवलप हो सकती है, बिना रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के साथ नहीं चल सकती। सो सबसे ओल्डेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी वो यूएसए की थी, 1700 के टाइम पे बनी थी, और हम लोग की जो है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का, इसका हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, मैंने बताया था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा गया यहाँ पे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट होती है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब जैसे एस्टेब्लिश की गई थी तो कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वहां पे भी हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ नींव रखे गए थे। मतलब कैसे टैक्स लिया जाएगा, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो रहेंगी, तो वो सब चीजें वहां वहीं से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से ही स्टार्ट हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। आपको पता है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे 1857 के बाद जो हम लोग का सिपाही का जो वॉर था, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी हट चुकी थी और डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश क्राउन के पास जा चुका था। ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्ट हैंडल करेंगे वहां से। ठीक है, तो हम लोग को जैसे पता था कि 1885, वो बाद में कभी भी हम लोग हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स में जब डिस्कस करूंगा इसमें बताऊंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जानते ही आपने, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फ्रीडम में बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनी, पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, नॉर्मल एक संस्था था जो क्वेश्चन करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन करें, हाँ, ब्रिटिशर्स के लिए कोई क्वेश्चन करेगा, आप एक ग्रुप बनाओगे, क्वेश्चन करोगे लोगों से, है ना, कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स रखोगे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो वो अपने राइट्स के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स बोलते गए कि ये चाहिए हमें राइट्स, वो चाहिए, दुनियादारी के राइट्स वो पूछते रहे। ठीक है, तो बाद में ब्रिटिशर्स भी उन्हें मना करते गए। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट में था सहमति थी, कुछ पॉइंट में नहीं थी सहमति। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पिछले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पढ़ाया था आपको, तो उसमें बताया गया था फर्स्ट वर्ल्ड जैसे ही खत्म होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने कहीं प्रॉमिस की थी इंडिया को, अगर आप हमारे साथ देते हो तो आपको क्या मिलेगी, आपको आजादी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया के जितने भी सोल्जर्स थे, इंडिया के जो 13 लाख सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए लड़े। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 13 लाख सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए लड़े, उसमें से कम 70,000 इंडियंस शहीद हुए। ठीक है, 70,000 इंडियन सोल्जर शहीद हुए। तो जो आप देखते हो गेटवे ऑफ इंडिया रहता है, इंडिया गेट रहता है जो आपका, जो न्यू दिल्ली में बना गया है, तो उसको उसी के लिए बनाया गया था, उन्हीं के लिए बनाया गया। ठीक है ना, इंडियन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो आईएनसी बनी, आपको बताया था कि आईएनसी बनी, उसके बाद 1914 से 1918 तक जो हमारी वर्ल्ड वॉर होती है उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अब लगता है कि नहीं यार,
हमने तो प्रॉमिस किया था, बट अब ये लोग चुप रहने वाले नहीं है। कुछ कुछ राइट्स होना स्टार्ट हुए, कुछ कुछ लड़ाई दंगे भी स्टार्ट होने लग गए। अब लोग को लग गया था कि एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जब बनी थी, मॉडरेट्स चलाते थे 1885 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, तो उसे मॉडरेट्स चलाते थे। बाद में धीरे 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 एक्सट्रीमिस्ट आने लगे, धीरे धीरे उसका एक्सट्रीमिस्ट, है ना, लाला लाजपत राय जैसे लोग, कुछ कुछ और भी लोग जो थे, तो वैसे लोग एक्सट्रीमिस्ट आने लग गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 10th अगस्त 1928, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू, आप जानते होंगे, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, वो एक कमेटी बनाई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कमेटी बनाई। उन्होंने कमेटी बना के बोली, कुछ डिमांड किए। क्या डिमांड किए, हमको स्वराज चाहिए, मतलब इसमें पूर्ण स्वराज नहीं था। उसने बोला कि नहीं यार, हमको तो कुछ चाहिए, स्वराज तो दो हमको करके। ब्रिटिशर्स ने कुछ, इंडियंस ने कुछ कुछ पॉइंट रखे थे, बट इसमें क्या हुआ, तो डोमिनियन स्टेटस, मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि देखो, कंट्री आपके अंडर में रहेगी, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहेगी, हमें फ्रीडम दे दो, हमें मतलब अपना सरकार चलाने दो जैसे चलाना है, बट हम एक ब्रिटिश के ही कॉलोनी बन के रहेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव हम रहेंगे, बट हम क्या करेंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस में हमको गवर्नमेंट चलाने दो। तो उनके भी कुछ कुछ मांग थे वहां पे, जैसे माइनॉरिटीज के लिए थे कि माइनॉरिटीज के लिए कुछ कुछ छोड़ दो, और जैसे हमको फ्रीडम दो कोई चीज को करने के लिए, है ना, तो हमको राइट टू वोट दो, सब कुछ हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स में इन लोगों ने बोला कि हमें स्वराज दो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इस पॉइंट को डिनाई कर दिया था, मतलब ज्यादा उसमें नहीं लिया गया था, ऐसे ठीक है करके उसमें खारिज कर दिया गया था, उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 1935 में कुछ कुछ दंगे होने लगे, फिर धीरे धीरे आपको कुछ कुछ होते हैं जो हिस्ट्री में हम कवर करेंगे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में जो टाइम था, उसमें भी बहुत सारे लड़ाई होते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनका भी आना होता है बीच बीच में। तो 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ, मतलब ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है, नहीं इनको तो कुछ तो राइट्स देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको कुछ तो राइट देना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो इंडिया को भी कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं था। बहुत सारे मिक्स्ड लोग आ रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट आ रहे थे, मॉडरेट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग, ठीक है, गर्म खून वाले भी लोग आ रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ कुछ, मतलब सिर्फ 10%, ठीक है ना, 10%, यहाँ लिख रहा हूं आपको, 10% लोग को वोटिंग करने का, ठीक है ना, वोटिंग करने का अधिकार मिला 10% लोगों को। 21 ईयर से बड़े वोट कर सकते थे, 21 ईयर से बड़े जो भी थे वोट कर सकते थे, ठीक है। और 10% मतलब बहुत कम परसेंट है, 10% मतलब बहुत कम परसेंट, बट फिर भी, और हम इलेक्शंस भी लड़ सकते थे, इलेक्शंस में भी हम आ सकते थे, कुछ कुछ मतलब बहुत कम परसेंट में, मुस्लिम, हिंदू, सिख ऐसे डिवाइड कर करके कुछ कुछ परसेंट में आपको सीट्स दिया गया कि आप, हाँ ठीक है, आपको रिजर्व कर देते हैं, आप इतने सीट्स पे आप लड़ सकते हो, कुछ कुछ पॉइंट्स पे उनको दिया गया, ठीक है। ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखो दिया तो था, बट इंडिया को भी अब नहीं था, इंडिया को अब लग रहा था कि नहीं यार, अब तो हमको पूरी तरह से आजाद होना है, ठीक है। जैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो कमेटी फॉर्म की थी, उसे क्या किया था कि पूर्ण स्वराज तो नहीं मांगी थी उन्होंने बोला कि हमको इंडिपेंडेंट कर दो, हमको आजाद कर दो, हम अपना देश चलाएंगे, हम आपके अंडर में रहेंगे, डोमिनियन स्टेटस, ऑटोनोमस बॉडी रहेगी हमारी, डोमिनियन स्टेटस के अंडर हम रहेंगे, ठीक है। तो उसमें भी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता थे, जो युवा नेता थे उस समय के, उन लोगों को पसंद नहीं था कि हम किसी के अंडर में रहे, वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज हो, मतलब पूरी तरह से हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम किसी के भी अंडर नहीं रहे, ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की थी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हो कि आप भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ दो आप, ठीक है, मतलब अब तो थोड़ा मतलब बढ़ चुका था, क्योंकि आप धीरे धीरे अब लोग अब एग्रेशन होते जा रहे थे ना, गांधी जी का मूवमेंट भी बहुत सारे चल रहे थे, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते, चौरी चौरा मूवमेंट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, तो बहुत सारे मूवमेंट होंगे, बट इससे रिलेटेड अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहता है कि अब ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब तो मुश्किल है ना, तो ज्यादा दिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स इंडियंस को टैकल करना मुश्किल है। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आ जाता है हम लोग का, ठीक है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आ जाता है, उस बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता रहता है, तो वो भी बहुत बड़ा खतरा रहता है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उनकी भी आर्मी, अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बोल दिया था कि आप हमारा साथ दोगे तो आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, बट सेकंड वर्ल्ड वॉर में अब इंडिया भी नहीं मान रहा था कि नहीं, हमको पहले इंडिपेंडेंस दो फिर हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी बहुत बड़ा मूवमेंट है एक तरह से देखा जाए तो। 1946, ठीक है ना, 1946 में क्या हुआ,
कैबिनेट मिशन फॉर्म, मतलब एक कैबिनेट मिशन फॉर्म किया गया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश वहां से इंग्लैंड से लॉर्ड पैथिक करके एक इंसान को भेजा गया, बोला गया कि चलो ठीक है भाई, इनको इंडिया को अब इंडिपेंडेंस दे देते हैं, इंडिया को भी इंडिपेंडेंस दे देते हैं, आप जाओ और थोड़ा समीक्षा करो वहां पे, तो मतलब देखो वहां पर सिचुएशन क्या है। इनको भेजा गया लॉर्ड पैथिक, ठीक है ना, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा कभी, ठीक है। अब ध्यान दो, 1946 में कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट मिशन को फॉर्म किया गया, ठीक है। अब होता है 1946 में कैबिनेट मिशन फॉर्म किया। अब ये बता दिया गया था कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है। अब पॉइंट ये रह गया था कि 1946 तक ये तो पता चल गया था कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, बट ये पॉइंट पता नहीं चल पा रहा था अभी तक कि क्या पाकिस्तान भी उसका पार्ट होगा, ठीक है। अब उसके भी पाकिस्तान के लिए भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे मुस्लिम लीग थे, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग सब भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे हमारे, तो वो लोग क्या चाहते थे कि उन लोग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर 1935 के बाद 1937 में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं और इंडियंस के बहुत सारे जो 142 में 41 करीब इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। और मुस्लिम लीग वाले को बहुत डर रहता है कि अगर कल परसों इंडिया बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूस है, तो हिंदूस को ही ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, हम माइनॉरिटीज बन के ही रह जाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि हम इंडिया जब आजाद हो रहा है तो उसको हम इंडिया से पार्ट ऑफ इंडिया रहे, क्योंकि वो उनको ये एक चीज का डर था कि हमको अलग होना है भाई, हमको इसके साथ नहीं रहना, इंडिया के साथ नहीं रहना, हम आजादी तो लेंगे बट हम क्या करेंगे कि हम अलग कंट्री के साथ ही आजाद बनना चाहते हैं। तो बट इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए ना, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गए, ये सब जो बड़े बड़े नेता थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग कंट्री बने, बट सिचुएशन डिमांड नहीं किया वहां पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी ये नहीं चाहते थे, ब्रिटिशर्स का भी एक हमेशा रूल रहा है डिवाइड एंड रूल, ना, वो लोग चाहते थे कि डिवाइड करो इनको, अगर अलग से अपन एक सबको कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं फिर रूल करेंगे अपन, फिर वापस अपन ही क्राउन आ जाएगा। क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो रहते थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंग्लैंड के, वो सोचते थे कि इंडिया में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ सकता, इंडिया कभी भी एक नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग लोग थे, मतलब अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वो नहीं चाहते, वो समझते थे कि कभी भी इंडिया कभी यूनाइट नहीं हो सकता, उनको लगता था कि अलग कर दो, पहले हिंदू मुस्लिम को अलग कर देते हैं, सबको अलग कर देते हैं, फिर उसके बाद जब अपने को थोड़ा सा लोग शांत होंगे वापस आके इन लोग को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उन लोग ऐसे भी नहीं चला सकते अपनी कंट्री को, ठीक है। तो कहां तक आगे देखो, 1946 में कैबिनेट मिशन बना, लॉर्ड पैथिक को बुलाया गया, ठीक है ना, लॉर्ड पैथिक को बुलाया गया और देखा गया कि चलो कैसे होता है, ठीक है। अब कुछ चीजें याद रख लीजिएगा, 1946 हो गया 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, ऊपर के पॉइंट्स को कंप्लीट हो गए, ठीक है, ऊपर मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब चीज आप बोर्ड में नहीं लिख सकते थे, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स मैंने लिखा, ठीक है। तो यहां तक अपन आ गए थे 1946 में कैबिनेट मिशन बना लॉर्ड पैथिक से। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई 1946 को, फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई, जो फर्स्ट मीटिंग बुलाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग को बुलाई गई थी, सबसे पहले देखो क्या हुआ, अब डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं हो सकते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब अब ऐसा तो नहीं था कि अब लोग वोटिंग करना स्टार्ट करें, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे हुए, 292 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस से 292 लोग को रिप्रेजेंट किया, मतलब हर 10 लाख में 10 लाख में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया, तो 292 रिप्रेजेंटेटिव आए किससे, 11 प्रोविंसेस से, ठीक है, 11 प्रोविंसेस से 292 लोग आए, फिर 11 जो 11 और 292 आए और 93 प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, 93 हो गए, और चार लोग थे जो दिल्ली, एक दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़ से 4 लोग आए, ठीक है, ये 4 लोग वहां से आए, तो टोटल कितने बने हम लोग, 389 मेंबर्स बने, मतलब ये 389 मेंबर्स अब रूल करेंगे, मतलब ये इनका बन चुका है, पूरा कंट्री में डिवाइड हुआ। देखो क्या होता था, अब पूरा कंट्री तो ब्रिटिश के अंडर नहीं था, 11 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के अंडर थे उसमें से 290 ब्रिटिश ने आजाद कर दिया, 292 यहां से बन गया, हर 10 लाख में एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ठीक है ना। जैसे समझिए, चलो
अब मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ का हमारा बात होता है, छत्तीसगढ़ का अगर कुछ छत्तीसगढ़ का रायपुर का समझ के चलो, अगर 2 करोड़ है तो हर 10 लाख में एक रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, मतलब 1 करोड़ में कितने बनेंगे 10 बनेंगे, 2 करोड़ में कितने बनेंगे 20 बनेंगे, ठीक है ना। 2 करोड़ में मतलब रायपुर के 20 रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, वहां पे जहां पे भी असेंबली में जाके बैठेंगे उन लोग जो चर्चा करेंगे उसमें से 20 रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। उसी तरह 11 प्रोविंसेस के 292 रिप्रेजेंटेटिव बने। प्रिंसली स्टेट जो भी राजा रजवाड़े वाले देश थे, राजा रजवाड़े बहुत सारे थे, उसमें से 93 बने, और जो बाकी थे दिल्ली बलूचिस्तान अजमेर मावार, उसमें से 4 बने, ठीक है ना, उसमें से 4 बने। टोटल बनते हैं 389, ठीक है, ये बस याद कर लो 389, ठीक है, 389 बन गए। अब 389 बन गए। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, एक बैठक हुई, बैठक होती है भाई, लोग बुला लिया, अब एक टीम बना दी, सबका बड़ा टीम बना दिया, आओ बैठो, बात डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, डिस्कस करते हैं कैसे बनाना है अपने को कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूं इसके बाद में, पाकिस्तान जो था वो डिवाइड होगा, इंडिया में रहेगा, ये बात कोई पॉइंट डिसाइड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसके बाद एट द एंड फाइनली आपको पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी गई। अब पता चल गया कि पाकिस्तान अलग बनेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनेगा, ठीक है। तब तक तो बने पहुंचे नहीं अपन, अब बात की बात है वो, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है। उसमें आपको सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे एजेड और सीनियर लीडर थे, वहां पे जो मेंबर थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, सेकंड मीटिंग हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बना दिया गया, या फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद 1946 को। अब आता है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 2 दिन के गैप में देखो सब, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये पास किया गया किससे, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी-कभी, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी-कभी पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद परमानेंट सबसे पहले बने, सच्चिदानंद सिन्हा बने पहले, ठीक है, उसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने, उसके वो टेम्पररी 2 दिन के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया बाबू राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया जेएन नेहरू के बाद, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, कोई चीज को बनाने का क्या मकसद होगा, ठीक है ना, फिलॉसफी बिहाइंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब हम बना रहे तो किस बेस पे बनाएंगे, हम फंडामेंटल राइट्स को रखेंगे, या फिर हम कैसे देश को बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, या फिर हम सबको बराबर का हक देंगे, सेकुलर बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया 1946 जेएल नेहरू के द्वारा, ठीक है। मतलब इसमें ये मकसद था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाने वाले, पहले देखो, पहले ये याद रखो, पहले मेंबर्स चुने गए, 389 मेंबर्स चुने गए, फिर फर्स्ट मीटिंग हुई, अब भाई मेंबर्स चुन लिए, अब उसमें प्रेसिडेंट बनाओगे ना भाई, एक लीडर बनाओगे, ऐसे थोड़ी ना मेंबर बना के सब अपना अपना बोलने बैठ जाएंगे, मैं बोलूंगा, मतलब एक लीडर, मतलब जो उसमें प्रोमिनेंट होता होगा, सबसे प्रॉपर प्रोमिनेंट लीडर को आप प्रेसिडेंट बनाओगे, ठीक है। तो 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन बोलते हैं उसको, वो बना दिया गया उसको, उसकी जो भी मीटिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू हुआ, उसमें बोला गया कि क्या ऑब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे भाई, की पॉइंट्स रहते हैं, जैसे अपन अभी की पॉइंट लेके पढ़ रहे हैं, वैसे की पॉइंट्स क्या रहेंगे, उसके की पॉइंट्स के बेस पे, है ना। आप कोई भी चीज को बनाने के लिए पहले रफ मैप बनाते हो, उसके बाद रफ मैप बनाने के बाद फिर उसमें डालते हो, है ना। कोई चीज बनाओगे नहीं भाई ये होना चाहिए, अब घर का प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे बाथरूम यहाँ आना चाहिए, किचन यहाँ आना चाहिए, पहले प्रॉपर छोटा सा मैप बना दोगे, हल्का इधर उधर होना चाहिए, फिर आप उसके बाद फिर घर को बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसी तरह अभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने वाला था, मैसेज इससे बताया था कि अब पाकिस्तान अलग हो गया ना भाई, अपने से पाकिस्तान अलग हो गया, अब अपने को पता चल गया था कि इंडिया में अपना अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। पाकिस्तान को मारो बोलिए, ठीक है। 17 मार्च 1947 को कुछ सब कमिटीज बनी, मतलब देखो क्या होता है कि
अब कुछ कुछ कमिटीज बनी, बहुत सारी कमिटीज बनी, उसमें भी ड्राफ्टिंग कमेटी एक थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी एक थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक थी, स्टेट कमेटी एक थी, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी एक थी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं उसको बी.आर. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ मेकर बोलते हैं इनको। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर है वही बी.आर. अम्बेडकर है हमारे, ठीक है, मतलब मेन आदमी थे बहुत बी.आर. अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। मतलब देखो आप ग्रुप्स को बांट दिया गया, कुछ कुछ बहुत सारे थे, जैसे मैं बताया आपको, ठीक है ना। कुछ कुछ राजेंद्र प्रसाद की कमेटी में थी, जवाहरलाल नेहरू की कमेटी में थी, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। बहुत सारे कमिटीज बनाए गए, उसमें अलग अलग कमिटीज के कुछ कुछ हेड बनाए गए। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स में बी.आर. अम्बेडकर को हेड बनाया गया, ठीक है ना। वैसे ही बहुत सारे कमेटी, क्योंकि आप अब ऐसा है कि काम बांट लो भाई, है ना, अलग अलग ग्रुप बना के काम बांट लो, काम बांट के अपना पूरा बनाएंगे, फिर एक साथ समेटेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया का ना, तो एक साथ बना लेंगे, फिर सबको समेटेंगे एक साथ, ठीक है, ठीक है। तो हो गया हमारा 17 मार्च को 1947 को सब कमिटीज बनाई गई, कुछ कुछ सब कमिटीज बनाई गई, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल फ्लैग कौन मतलब हमारा जो फ्लैग को लिया गया, इंटरनेशनल फ्लैग को भी, मतलब कैसे फ्लैग बनेगा, पेंगले वेंकैया करके एक आदमी थे, उन्होंने हमारा फ्लैग को डिजाइन किया, ठीक है। वैसे बहुत सारे कमिटीज में अलग अलग कमिटीज में सब कमिटीज भी बनी, बहुत सारी सब कमिटीज में भी क्या हुआ देखो कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ 389 मेंबर्स ही बने, तो क्या करते थे, न्यूज़पेपर में भी डाला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताओ, न्यूज़पेपर में भी डाला गया, लोग भी अपना ओपिनियन लिखते थे, फोरम्स में डालते थे, टेलीविजन में डालते थे, उस टाइम पे जो भी साधन होता था उस समय उसमें डालते थे, ताकि लोगों से भी हमको ओपिनियन आए, लोग भी क्या बोलते हैं। तो मतलब इसलिए बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस ने नहीं बना दिए, इसमें कौन बनाया, लोग भी मिले हुए थे इसमें बनाने के लिए, पीछे लोगों का भी हाथ था, ठीक है ना। लोग भी अपना ओपिनियन देते थे, फोरम्स में ओपिनियन देते थे, अपना न्यूज़पेपर में ओपिनियन देते थे, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, हमारी कंट्रीज को कैसे होने चाहिए, ठीक है, ये लोग भी देते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ कुछ चंद लोगों के द्वारा बनाई नहीं गई थी, बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए थे, ठीक है। हाँ, मेजर रोल बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही था, आईएनसी ही बहुत बड़ा हाथ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, बट आप पूरी तरह से आईएनसी को नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग बनाए, ठीक है। अब चर्चे हुए, बहुत सारे चर्चे हुए, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं कि अब बन गया तो एक बार बहुत सारी मीटिंग्स रखी गई, अलग अलग मीटिंग्स रखी गई। अब पार्लियामेंट जैसा डिस्कशन होता है, किस पॉइंट्स को लिया जाए, किस पॉइंट्स को नहीं लिया जाए। 2012 अमेंडमेंट किया गया, उसमें अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस, कोई पॉइंट को आप ले लेते हो, फिर आप डिस्कस करते हो, सबसे ग्रुप में डिस्कस करते हो, उसमें मेजॉरिटी लोग किस पे राजी होते हैं, उस पॉइंट को रखा जाता है, फिर दूसरे पॉइंट्स को नहीं रखा जाता है, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया, मतलब 26 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया, हाँ ठीक है भाई ये बन चुकी है, अब इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर 26 जनवरी बोलते हैं हम लोग, 26 नवंबर है 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 का भी एक छोटा सा कारण है, देखो क्या हुआ था 1928 में, आपको बताया था 1928 मोतीलाल नेहरू, है ना, बताया था आपको पॉइंट अभी मैं लास्ट में, जो फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू थे, वो उनकी कमेटी क्या बोली थी, आपको डोमिनियन स्टेटस दे दो, डोमिनियन स्टेटस दे दो। कभी कभी आपको नहीं मिलेंगी, कुछ कुछ मैं कहीं से सोर्स से भी लाता हूं, इंटरनेट के सोर्स से भी आप मेरे को मिलता है तो वहां से भी लेता हूं। 1928 में क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू जी ने बोला था, कमेटी ने क्या बोला था कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, डोमिनियन स्टेटस हम चला लेंगे अपने देश को, ठीक है। बट उसमें अभी मैं जैसे बताया था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रोमिनेंट लीडर थे, जो यंग लीडर थे, वो नहीं चाहते थे ये हो, तो उन्होंने जैसे मीटिंग की मसला निकाला, बोला कि चलो 1 साल तक वेट करते हैं, 1 साल तक वेट करते हैं, अगर 1 साल तक ये लोग नहीं देते, अगर 1 साल के बाद भी लोग नहीं देते तो 1929 तक वेट कर लेते हैं। अगर 1 साल तक अगर दे देते हैं, 1 साल तक अगर आप लोग को दे देते हैं कि चलो भाई आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप बना लो, तो अपन, क्योंकि आप बोल दिए हो, आप कमेटी आप डाल दिए हो, तो वापस नहीं ले सकते, ये तो बोल दिया गया था मोतीलाल नेहरू की जगह जी से। तो अब इन्होंने बोला कि 1 साल तक वेट करते, 1 साल तक वेट करे, अगर वो लोग दे दिए 1929 हो गई, ठीक है, 1929 तक वेट कर लेते। अगर उन्होंने दे दिया चलो ठीक है, तब तक देश चला लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने देखा कि नहीं, 29 तक भी ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं बोला कि कोई आजादी की कोई बात नहीं की, तो देश खुश हो गया, भाई कहीं गलती से दे देते तो आज के टाइम पे भी हम ब्रिटिश क्राउन में ही रहते, ठीक है। तो देश खुश हो गया, भाई अब तो पूर्ण स्वराज की बात होगी। उन्होंने लिखा हुआ था बिल्कुल कि अगर आप तब तक नहीं दिया, अब एक्सपायर हो जाएगा ये टाइम, 1 साल तक, है ना,
आप कोई भी प्लान लेते हो तो 1 साल तक ही रहेगा, अब जिंदगी भर थोड़ी ना, उसको कभी भी आपको मन करेगा तब प्लान अमल करोगे क्या? ब्रिटिशर्स की फिर मतलब बहुत दिक्कत होगा तब ब्रिटिशर्स अमल करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तब तक वेट किया गया, 29 तक वेट किया, 1 साल तक एक्सपायर हो गया प्लान। तो अब देश ने बोला 26 जनवरी 1930 को बोला गया कि डिक्लेयर कर दिया गया अब भारत पूर्ण स्वराज होगा, मतलब पूरी तरह से स्वराज होगा। हमको अब कोई भी आपसे हाफ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, पूरा तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए हमको 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा 1949 में बन चुका था, बट 1950 को रिपब्लिक डे को माना जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको एडॉप्ट किया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, बट इस डे में क्या हो गया, एनफोर्स किया गया। याद रखना इसको, एनफोर्स डेट है, मतलब 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स डेट है, बट संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949। अब ये 24 जनवरी 1950 क्या होगा, बीच में सोच रहे होंगे। देखो 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, हमारा जो नेशनल एंथम है और वंदे मातरम, और जो वंदे मातरम हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इस डे में हम लोग का फाइनलाइज किया गया था कि हमारा ये सॉन्ग होगा, नेशनल एंथम ये होगा, नेशनल सॉन्ग ये होगा हमारा देश का, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को एट द एंड हम लोग रिपब्लिक हुए। बट अभी भी आपका जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियम्बल, ये तो बता दिया मैंने प्रियम्बल बना कैसे, बट प्रियम्बल के अंदर जो पॉइंट्स रहेंगे, सोशलिस्ट रहेगा, सेकुलर रहेगा, रिपब्लिक रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, है ना, ये सब जो पॉइंट्स हैं, इक्वालिटी, ये सब चीज का मतलब क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट को पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ तक होप सो आपको पूरे अच्छे से समझ आ चुके होंगे। माइंड मैप बना लीजिए, अपने दिमाग में माइंड मैप बना लीजिए, क्या क्या मतलब आप कैसे कैसे ऑर्डर में किस चीज को याद रखोगे, माइंड मैप बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रियम्बल के अंदर क्या चीजें बताऊंगा। प्रियम्बल तो बन चुकी है अपनी, बट प्रियम्बल के अंदर क्या क्या थे सब चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक वेट करिए, जो नेक्स्ट क्लास में आने वाला हूं, बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ आने वाला हूं मैं, तब तक वेट करिए। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि 10th क्लास का जो साइंस है कल से स्टार्ट होने वाला है आपका। 10th क्लास का इवोल्यूशन जो चैप्टर है, हमारी मैम जो स्टार्ट करने वाली है क्लास को। और दूसरी बात, आप कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में, हम भी कुछ नया ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं, आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिखोगे, बेस्ट 10 कमेंट्स जो रहेंगे, बेस्ट 10 कमेंट्स जो रहेंगे, सैटरडे जो आता है हम लोग का वीकली का एक दिन जो रहता है सैटरडे, उस दिन हम उसका जवाब देंगे। जैसे कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपका नाम भी बताया जाएगा, यहाँ पे नाम बता के आपको ये बताया जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई भी कैरियर रिलेटेड गाइडेंस से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कुछ भी अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी मतलब स्टडी से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल हम नेक्स्ट सैटरडे जो आने वाला है उसमें से बेस्ट 10 कमेंट्स को पिक करेंगे और उसका जवाब आपको देंगे सैटरडे को। और आगे जो हो रहा है हम लोग का, जो होता रहेगा, और नेक्स्ट 9th क्लास के भी जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं आपके। और प्लीज आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए और देखते रहिए हमारा विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।